MCQ नंबर 14, एक्सटर्नल और इंटरनल सेल दी हुई है और आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट बताना है 10% रेवेन्यू की बेस बना के, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा, ये खुद रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आप तैयार हो गए थे सॉल्व करने के लिए। MCQ नंबर 13, पेज नंबर 460, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। कौन सी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट, कंट्री ऑफ डोमिसाइल and attributed to all foreign countries in total from which entity derive revenue। सादा मतलब एक्सटर्नल रेवेन्यू पाकिस्तान का और बाहर का, नॉन करंट एसेट पाकिस्तान के और बाहर के, which is required to be disclosed, both। ठीक है जी, गुड, पढ़ लेंगे। Total amount of revenue that should be covered by a reportable segment is at least 75% of external। टेस्ट का नाम याद है हम क्या लिखते थे? 75% of external। External revenue that should be covered by reportable is at least, मुझे लग रहा था ICAP से MCQ पूरे नहीं हो रहे थे तो ताकत डाल रहे। A percentage of revenue, percentage of profit, percentage of assets। वर्किंग वन कितने को कह रहे हैं? मैं जा रहा हूँ तो बैठ जाएं। एक दो समझाने वाले हैं, ये जरा ट्राई करें। According to IFRS, if a financial report contains both consolidated financial statements as well as parent separate financial statements, ये आज हमारी क्लास कौन सी थी? कंसोलिडेशन की लेक्चर नंबर, जिन्होंने लेक्चर 62 लिए उनको ये बात समझ आएगी। एक ऐसा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है PDF की बड़ी सी फाइल जिसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी नजर आ रही है और सेपरेट भी नजर आ रही है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन ओनली कंसोलिडेटेड में शो करें, ओनली सेपरेट में शो करें, बोथ में शो करें, दोनों में से जहां मर्जी शो कर दें। जल्दी ओनली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलें पॉइंट 8 पढ़ें। भाईजान थोड़े से लेट हुए हैं, आधे MCQ हो गए हैं। अच्छा आपको An operating segment may engage in business activities which are yet to earn revenue। जिन्होंने कमा लिया या कमाएंगी। For example, startup operations। It will be reported as operating segment before earning revenue। Will be नहीं, will be अच्छा एक मिनट, will be इसलिए नहीं क्योंकि 10% टेस्ट से भी तो गुजारना है ना। It may be reportable segment before earning revenue due to 10% टेस्ट। अगर 10% टेस्ट में आ जाती हैं तो फिर बनाएंगे, बनाना जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप ऑपरेशंस को रिपोर्टेबल बनाना जरूरी नहीं है। स्टार्टअप ऑपरेशंस को कब रिपोर्टेबल बनाना है? जब 10% टेस्ट पास करें। एसेट्स भी हो सकते हैं, रेवेन्यू तो बेचारा कमा नहीं रहा तो प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे, बल्कि पीछे एसेट्स ही बच जाने हैं। ऐसे सही कह रहे हो। ओके, अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली टू अदर सेगमेंट्स। आगे पढ़ लें। बी क्विक। कोई खास जो स्टैंडर्ड मैंने पढ़ाया ना उसका नॉलेज यूज नहीं होना, थोड़ी सी अकल लगा लें, स्टैंडर्ड जो मैंने पढ़ाया उसका नॉलेज नहीं यूज हो रहा है। ऐसे अजीब सा MCQ बनाया उसने। अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली, और अब पेपर में कुछ तो लिख के आना है, कुछ तो लिखाइएगा ना। अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट, यानी सिर्फ दूसरों को बेच रही है।
इट मस्ट बी क्लास एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, नहीं नहीं नहीं, 10% टेस्ट से गुजारो फिर ही पता चलेगा। इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड, नहीं नहीं नहीं, एक्सक्लूड वाली बात नहीं, 10% टेस्ट से गुजारो। इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ एंटिटी को ऐसे उसको मैनेज कर रही है, या इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश है। यार ख्वाहिश को वैसे आई कैप ने पसंद नहीं किया, आई कैप ने इसको ज्यादा पसंद किया था, इन मैनेज इन दैट वे, यानी CODM जिस तरह मैनेज करना चाह रहे हैं ना चीजों को, उस तरह आप देखें, ना कि आपकी जो चाहत है उसको सामने रखें। चाहत तो नहीं चलेगी ना, स्टैंडर्ड लगेगा। तो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, अपनी चाहत है या आप CODM को रिपोर्ट करते हैं चीजें, तो वो फिर जिस तरीके से चीजें मैनेज हो रही हैं, और मैनेज होने के लिए आपको पता है मैंने कहा था सबके मैनेजर्स लगे होते हैं, तो सबके मैनेजर्स लगे होंगे, आपकी चाहत नहीं होगी, जिस जिसके मैनेजर लगे हुए हैं उसकी बुनियाद पर डिसीजन होगा। थोड़ा सा वेग सा था। हाँ, इंटर सेगमेंट, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको कल बता दिया था कि एक सेगमेंट है जो एक्सटर्नल सेल कर ही नहीं रहा और इंटर सेगमेंट सेल कर रहा है सिर्फ, उसको भी आप रिपोर्टेबल बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट चाहे तो बना दें या ओवरऑल डायरेक्टर्स उसको ऐसे मैनेज कर रहे हैं तो बनाएं, तो मैनेजमेंट की चाहत रहने दें। A component of an entity that is primarily associated to other operating segments of the entity, it must be classified. ये टेस्ट वो ऑपरेटिंग के लिए कह रहा है, इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ द एंटिटी इज मैनेजिंग इट। आप सही कह रहे हो, रिपोर्टेबल की नहीं कह रहा वो, ऑपरेटिंग सेगमेंट। ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाने के लिए 3 शर्तें थी। नंबर 1 रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, नंबर 2 CODM को रिपोर्ट करते हो, नंबर 3 डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो इसमें मेरे ख्याल से CODM को रिपोर्ट करने वाली बात ही आ सकती है। अगला, ये तो निहायती अजीब से MCQ इसने बना दी है, ये मैं एंड पर डिस्कस करूंगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, यार ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, पता नहीं प्रॉफिट्स को जमा करके देख लीजिएगा, लॉसेस को जमा करके देख लीजिएगा, ये आप कर लेंगे। ये वो MCQs होते हैं जिनमें स्टैंडर्ड खोल के देखना पड़ता है। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट में बी एग्रीगेटेड, पैरा 12 था। कल इंशाल्लाह मैं आपसे कोशिश करता हूं, वादा करूं, कल रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के पैरा आपको हाईलाइट करवा दूंगा दोबारा स्टैंडर्ड खोल के। 2 or more operating segment may be aggregated into a single segment if aggregation is consistent with the core principle of IFRS 8 and the segments have similar economic characteristics and the segments are similar in each of the following: nature of products and services, nature of products and services, ये हो गया, पेज नंबर 435 है बुक का। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लास ऑफ क्लाइंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स, क्लाइंट की जगह कस्टमर लिखा हुआ है। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स, इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, स्टाफ नंबर्स। तो ये स्टाफ नंबर इसने को अपनी तरफ से चीज डालने की कोशिश की है MCQ को खराब करने के लिए। तो वो पूछना ये चाह रहा है कि कौन कौन से एग्रीगेशन क्राइटेरिया हैं, 1 to 5, डी ऑप्शन। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया था, कल याद कराइएगा जरा, दूसरी क्लास में भी जो बच्चे चले गए उनको कहूँगा ये डिस्कशन ज़रूर अटेंड करें। एक स्टैंडर्ड में ना कॉन्सेप्ट है जो कि ICAP ने अपनी किताब में नहीं डाला, सेगमेंट ABC रिमेनिंग या ऑल अदर, ये मैं बना रहा हूं नोट 37 और टोटल, इसमें प्रॉफिट। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स होते हैं 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये। कुछ लोग ऐसा करते हैं हेड ऑफिस के खर्चे पकड़ते हैं और पकड़ के चारों में तकसीम कर देते हैं, हेड ऑफिस के खर्चे पकड़ के चारों में तकसीम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। स्टैंडर्ड में ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि ICAP अपने किताब में नहीं डाला हुआ। इसकी स्टैंडर्ड इजाजत देता है, अगर CODM इजाजत दे दे आपको, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, कि हेड ऑफिस के खर्चे मुझे अलग से ना बताओ, हेड ऑफिस का जितना खर्चा आया इन सब में तकसीम कर दो किसी भी मुनासिब बेस पे, तो फिर इनके प्रॉफिट्स तो गिर जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका गिर के बेचारे का 3 पे आ जाएगा। तो हेड ऑफिस के खर्चे आपने सब में क्या कर दिए, तकसीम कर दिए। जब आपने हेड ऑफिस के खर्चे तकसीम कर दिए तो ये जो टोटल की फिगर आएगी, क्या जब रिकॉन्सिलिएशन
में जाएगी तो हेड ऑफिस के खर्चे दोबारा डालने पड़ेंगे या हेड ऑफिस के खर्चे जो हैं वो अब नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। अब जरा पढ़िएगा, हेड ऑफिस के खर्चे कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स बेस्ड ऑन कैन बी एलोकेटेड। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड। क्लास में बात पढ़ी नहीं थी हमने ये। वैसे नॉर्मली हम रिकंसाइलिंग आइटम में डालते हैं, एलोकेशन करते ही नहीं, लेकिन इजाज़त है एलोकेशन करने की। IFRS 8 अप्लाइज टू, इसमें पहला सफ़ा खोलना पड़ेगा ना। IFRS 8 अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनीज, हाँ कोटेड, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। IFRS 8 इज अप्लाइड टू एनी कंपनी रिपोर्टिंग अंडर IFRS जो चाहे कि मैं ऐसा कर दूं। IFRS नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई थी। IFRS 8 अप्लाई टू ऑल कंपनीज अंडर IFRS, सारी कंपनीज पे लगता है। ये बात भी गलत है, तो सिर्फ कौन सी बात सही है? पहली बात सही है। लिस्टेड और जो लिस्टिंग करवाने जा रही हूं, लेकिन वो इसने लिखा ही नहीं यहां पे। अच्छा, ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन है ना, इसमें रेवेन्यू और खर्चे थे और CODM का जिक्र है, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चौथी चीज इसने अपनी तरफ से डाली है। ये कौन सा पैरा है? ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन, पैरा नंबर 5। गुड, एक्सेलेंट। ये पैरा 5 था। ये तो अजीब सी, विच इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। चलें छठा पढ़ लें, बी क्विक। ये जो है ना, ये उसने आई के अपनी तरफ से डाला है। इस MCQ के लिए स्टैंडर्ड का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, और इसमें ऐसी चीज़ें भी उसने डाल दी हैं जो चीज़ें जो है वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कटवा दूं तो भी कोई हर्ज नहीं। वैसे ही पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। है ऐसा, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेड सेगमेंट्स को बढ़ा के शो करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से देते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड इनेबल यूजर्स टू सी एन एंटिटी थ्रू आइज ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, जिस तरह CODM देख रहा होता है उसी तरह आप जो है वो इसको देख रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड इनेबल एन एंटिटी टू प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरिम रिपोर्टिंग विद रिलेटिवली लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक्सटर्नल इंटरिम रिपोर्टिंग ये होती है कि बाहर की कोई भी कंपनी या बाहर का कोई भी बंदा आपसे कह दे आप ज़रा अपनी रिपोर्ट्स मुझे दिखा दें, आप कर क्या रहे हैं, तो वो चली चलाई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वो उनको हम ऐसे ही दिखा देते हैं। तो या IFRS 8 हमें कहीं और भी हेल्प कर जाता है, बैंक लोन वगैरह लेने में, या कोई भी एक्सटर्नल रिपोर्ट अगर बनानी हो तो IFRS 8 हमें हेल्प कर जाता है। डाटा तैयार होते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। IFRS 8 enhances consistency with the management discussion and analysis और other annual reports disclosures। ये तो सबसे बड़ी बात है, enhancement reconciliations के जरिए हो जाती हैं। मैनेजमेंट डिस्कशंस और एनालिसिस को एनुअल रिपोर्ट से मैच कराया जाता है थ्रू प्रिपेयरिंग रिकॉन्सिलिएशन। IFRS 8 प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, वेरियस मेजर्स देता है सेगमेंट परफॉर्मेंस की। PBT भी दिखा सकते हैं आप रिकॉन्सिलिएशन में, उनका मैंने दिखाया था, पैट भी दिखाया हुआ था आपने, GP भी कुछ लोग दिखा देते हैं। तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस दे देते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस स्टाफ। IFRS 8 बताता है कितने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया है। ये तो कोई इसने जैसे अजीब सी चीज़ मांगी है। तो अब ये अजीब सा एक MCQ था, ओवर करो यार।